अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फाहद हुसैन। निगरान हुकूमत आ रही है लंबे अरसे के लिए या नहीं आ रही? केयरटेकर फौज और अदलिया के कंधों पर सवार होकर झाड़ू फेरने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जरदारी साहब की हुकूमत अदलिया पर खुदकुश हमले करने की तैयारी कर रही है या नहीं? अदलिया दूसरा वजीर आजम चबाने के लिए दांत तेज कर रही है या नहीं? कोर कमांडरों के हाथों में फिर से खुजली हो रही है या नहीं हो रही? ये सब वो सवाल हैं जो हर दफ्तर, हर घर, हर बैठक, हर महफिल, हर गली और शहरा और हर मार्केट और बाजार में पूछे जा रहे हैं। हर तरफ साजिश की बू है, हर तरफ लगता है कि खतरा है। दारुल हुकूमत में तशवीशनाक खबरों के झक्कड़ चल रहे हैं और तबले जंग गूंज रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल सन 90 में था जब सदर गुलाम इसाक खान ने 58-2B की तलवार इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर वार किया था। ऐसा ही कुछ माहौल सन 93 में था जब इसी तलवार को इस्तेमाल करते हुए इसी सदर ने मुस्लिम लीग की हुकूमत का सर कलम कर दिया और फिर खुद भी अपनी ही तलवार पर गिर गए। कुछ ऐसा ही माहौल सन 97 में था जब एक बार फिर वही जल्लादी तलवार घुमाकर सदर फारूक लगारी ने अपनी ही हुकूमत का सर कलम कर दिया। और कुछ ऐसा ही माहौल सन 99 में था जब नवाज शरीफ की हुकूमत फौजी बूटों तले रौंदी गई। मगर 13 साल से ऐसी हुकूमत कुशी नहीं हुई। 58-2B की तलवार भी टूट गई और फौजी बूट भी बैरकों में चले गए। मगर इसी दौरान हुकूमत की कमर पर अदलिया और मीडिया की बलाएं चिपक गई। आज माहौल वैसे ही है मगर हालात मुख्तलिफ हैं। ताकतवर इदारे और बाइख्तियार अफराद शायद माजी से कुछ सबक सीख चुके हैं। शायद कोई भी बज़ाहिर किसी भी गैर आईनी इक़दाम का हामी नहीं है। पिछले हफ्ते क्वेटा में तकरीर करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा, आइन से मावरा कोई इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया या पार्लियामेंट के खिलाफ कोई इक़दाम हुआ तो सबसे पहले अदलिया उसकी मुखालिफत करेगी। यकीन दिलाता हूं कि अब कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं होगा। और आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने अजहर खान केस में एक बार फिर वाज़ेह किया कि मुल्क में बांग्लादेश मॉडल नहीं आ सकता। इदारे काम कर रहे हैं। उधर मियां नवाज शरीफ ने लंदन में ऐसे ही कुछ ख्यालात का इजहार किया। कहा उन्होंने, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप जहन से निकाल दें कि अवाम के मैंडेट के बगैर किसी हुकूमत को सपोर्ट किया जा सकता है। और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी अफवाहों की खबर सुनकर मजबूर हुए और जबान दराजी करते हुए उन्होंने कहा, वजीर आजम की शफाफ इंतखाबात के लिए ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की है। हुकूमत को तब्दील करने का इंतखाबात के सिवा कोई तरीका नहीं है। ये तमाम अफराद इसी खदशे के रद्दअमल में ये सब बातें कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। इस खतरे में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, इसके बावजूद ये तमाम लोग मजबूर हो गए हैं कि कौम को यकीन दिलाया जा सके कि वो किसी भी ऐसी साजिश का साथ नहीं देंगे। मगर सवाल यह है कि निगरान हुकूमत का जिक्र छेड़ा किसने? और अगर जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है तो वो कर कौन रहा है? जरा देखें कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं। जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, मामलात जाती तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अदलिया फरीक बनने की बजाय गैर जानिबदार रहे। मौजूदा सूरत हाल में कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाए। अब सवाल यह है कि यह सब कुछ है, हुकूमत की मौत जो है वो अगर आनी है तो कहां से आएगी? फौज से? फौज के जमहूरियत पर चढ़ दौड़ने के इम्कान न होने के बराबर हैं। जनरल कियानी माशाल्लाह लगाएं, यह तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती है। कोई वजह नजर नहीं आती। और फौज इतना बड़ा रिस्क क्यों ले जबकि इतनी तगो दौ के बाद वो हुक्मरानी से जान छुड़ाने में कुछ हद तक कामयाब हुई है। कुछ हद तक, क्योंकि जो इश्यूज फौज के कंट्रोल, जो इश्यूज वो हैं जो फौज अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, मसलन भारत, अमेरिका और अफगान पॉलिसी, वो वैसे ही उसके कंट्रोल में है। फिर हुकूमत की मौत कहां से आएगी? अदलिया से। अदालत वजीर आजम को तो फारिग कर सकती है, उसको वजीर आजम की छुट्टी कराने का अख्तियार
اس کے پاس ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے, لیکن حکومت کو فارغ کرنا کم از کم آئینی طور پر اس کے اختیار میں نہیں ہے, اور عدلیہ کے پاس ویسے بھی ٹینک اور توپے تو ہیں نہیں. چنانچہ کیا حکومت کی موت اپوزیشن سے آئے گی؟ فی الحال اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ نہ تو ان کے پاس پارلیمانی نمبرز ہیں کہ وہ حکومت کی چھٹی کرا سکیں, اور نہ ہی سڑکوں پر حکومت ہٹاؤ مہم کے کوئی فی الحال آثار نظر آ رہے ہیں. تو پھر کیا حکومت کی موت کیا خود حکومت کے ہاتھوں ہوئے گی؟ کیا حکومت سیاسی حکمت عملی کے تحت خودکشی کرنا چاہتی ہے؟ عدلیہ کے ساتھ سینگ لڑانے سے کیا اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ آج کا ایک حکومتی اقدام دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ عدلیہ کو جان بوجھ کر لال کپڑا دکھایا جا رہا ہے. آج حکومت نے سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان کا استعفی مسترد کر کے انہیں واپس اپنے عہدے پر تعینات کر دیا. سیکرٹری صاحب نے مارچ کے شروع میں استعفی دیا تھا, اور استعفے کی وجہ ایک خط میں لکھی تھی. ہدف ان کا سپریم کورٹ تھا. آپ کی یاد دہانی کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جو کچھ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ خط 5 مارچ کو ڈان اخبار نے شائع کیا تھا. اس خط میں سیکرٹری صاحب لکھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ احساس برتری کے شکار افراد اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس غریب ملک کے لیے کیا صحیح ہے, جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ریاست کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں. پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک ادارے کی دوسرے ریاستی ادارے کی حدود میں مداخلت کی کوشش آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے, جو کہ جمہوری نظام میں رکاوٹ اور معاشرے میں افراتفری کا سبب بنے گی. اگر ایک ادارہ باقی تمام ریاستی اداروں کو چلانا چاہتا ہے تو باقی اداروں کو بند کر دینا چاہیے, اور ایسے افراد کو سرپرست کہہ کر پکارا جائے, اور پھر ایسے ایڈونچرزم کے جو خوفناک نتائج نکلے اس کا انہیں ذمہ دار گردانا جائے. یہ جناب ذکر کیا تھا اپنے خط میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے. ہدف ان کا سپریم کورٹ تھا, کیونکہ وہ یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اپنی اختیارات سے تجاوز کر اور الیکشن کمیشن کا جو اختیارات ہیں ان میں مداخلت کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے استعفی دیا تھا. آج واپس وہ اپنی عہدے پر آ گئے ہیں, اور اب وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے سنبھال لی ہیں. چنانچہ سوال پھر وہی ہے کہ کون کس کے خلاف کس طریقے سے کس وجہ سے سازش کر رہا ہے, اور یہی سوال میں اٹھاؤں گا آج کے پروگرام میں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سوال میں اٹھا رہا تھا کہ کون کس کے خلاف کیوں اور کیسے سازش کر رہا ہے. یہ تو میں معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. اب وہ ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے یا تیز آنچ پہ پک رہا ہے یا نہیں پک رہا, یہ سوال جو ہے اس ٹائم ہوا میں معلق ہے, اور اس کا جواب میں آج تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. 3 مہمان میرے ساتھ موجود ہے. تعارف کراتا ہوں. جناب انور بیگ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں, پی ایم ایل این کے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. فوزیہ قصوری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سرگرم رہنما ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کی ویمنز ونگ کی. اور کراچی سے میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہلا رضا صاحبہ, ڈپٹی سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ. بیگ صاحب, سینٹرل کوسچن ہے, سب جاننا چاہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے, پک رہی ہے, کیئر ٹیکر آ رہے ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر حکومت کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں. سازش ہو رہی ہے یا ہم نے بات کا بتنگڑ بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں فہد, پاکستان کے اندر نا رومر ایسے پھیلتے ہیں لائک وائلڈ فائر. میں یہ سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. ہم یہاں اسلام آباد میں ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ایئر ہے, مارچ تک الیکشن ہونے ہیں, جولائی کا مہینہ آ گیا ہے, 1 مہینہ رمضان شریف کا آرام سے گزرے گا, پھر حج آ جائے گا, پھر الیکشن مومنٹو بنے گا, اور مارچ میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی افراتفری مچی ہوئی ہے.
अब पूरा एक मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी को रूट्स देने के लिए, फाउंडेशन के लिए एक पूरी टर्म हो, चाहे गवर्नमेंट ने अच्छा किया हो, बुरा किया हो, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वोट देम इन एंड थ्रो देम आउट। ठीक है, ये पूरा टर्म होने दे, पूरा टर्म होने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टर्म में रह क्या गया है? 6 महीने रह गए हैं अभी, और फायदा क्या है? आई मीन कौन सा अर्ली इलेक्शंस होने? ये जो अर्ली इलेक्शंस की बात होती है, अर्ली इलेक्शंस 1 साल पहले होते हैं। वो भी अगर गवर्नमेंट समझती है कि भाई ये मौका सही है कि ये इलेक्शन जीतेंगे, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके की कारकर्दगी दिखाई है 4.5 साल में, दे हैव गॉट नथिंग टू शो। तो मैं कहता हूं जहां 4.5 साल गुजरे, 4-6 महीने में हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। को हैरान कौन परफॉर्मेंस कर सकते हैं वैसे वो इलेक्शन? देखिए क्या, देखे ना 6 महीने में क्या कर लेंगे जो 4.5 साल में नहीं किया। आई मीन आई डोंट सी दैट। मैं इस पे आता हूं। शैला रज़ा साहिबा, अगर ये साजिश नहीं हो रही जो कि बेग साहब ये कह रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब उसका जिक्र कर रहे हैं, वजीर आजम साहब उसके रद्द-ए-अमल में बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो हुकूमत को सिर्फ इलेक्शन के जरिए हुकूमत तब्दील होनी चाहिए। तो जाहिर बात है ये इतने बड़े बड़े लोग इस तरीके से आके ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, तो लगता तो यूं है कि साजिश हो रही है। देखिए फहद, शुक्रिया सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मसला है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ हर दौर में साजिशें हुई हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसकी खूबसूरती उसका ऑपोजिशन और सब कुछ होना है। अगर आज हमारी ऑपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग ये नजर आती है कि डेमोक्रेसी जो है उसको डिरेल ना किया जाए, और जैसे कि अनवर बेग साहब एक जिम्मेदार आदमी है और हमारी गवर्नमेंट जैसी भी है, हमें उसकी कारकर्दगी जो भी है, हम ये समझते हैं कि अवाम जो है वो बेहतरीन जज हैं और हम उन्हीं की अदालत में जाएंगे। हम लेकिन अगर ऐसा है शैला साहिबा, तो फिर वजह क्या है कि ये तमाम तो लोग मजबूर हो रहे हैं इस चीज को एड्रेस करने में? ये क्या इतना प्रेशर आ गया है? ये अफवाह है जो इतनी बढ़ गई है, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी बुनियाद पर मजबूरन इन तमाम लोगों को बात करनी पड़ रही है? मैंने कहा कि कहीं ना कुछ हमेशा होता है जब इस मुल्क में डेमोक्रेसी होती है, लेकिन जहां पर ऑपोजिशन इस बात पे मुत्तफिक हो कि अपना टाइम पूरा करना चाहिए, और जहां पे सदर जो हैं वो बारहा ये बार बार कह रहे हो कि टाइम पे इलेक्शन होंगे, वहां पर जमहूरी कुव्वतें जो हैं, चाहे वो ऑपोजिशन की शक्ल में हो चाहे वो गवर्नमेंट की शक्ल में हो, वो खुलकर ऐसी साजिशों का मुकाबला करते हैं। अच्छा, अगर जो साजिशें भी हो रही हैं, और हो सकता है कि मैं समझती हूं कि ये मीडिया डिस्कशन ही बन के रह जाए, या कुछ ऐसी पार्टीज जो अवाम में समझती हैं कि उनके लिए मैंडेट नहीं होगा, वो इस तरह शोर मचा रही हैं कौन सी जमातें जल्दी इलेक्शन कराए जाएं। कौन सी जमातें? तो फिर हम ये समझते हैं कि उनके जवाब के लिए कौन सी जमातें ऐसी हैं जो ये चाहेंगी कि इस तरह का कोई सेटअप आए, कोई निगरान हुकूमत आए वगैरह वगैरह? कौन सी जमातें? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका मैंडेट है, जिनको अवाम जो है मैंडेट दे के असेंबली में भेजते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो नाम ले देना। मैं जानना चाह रहा हूं ताकि उसके मुताबिक फिर हम उस पर बहस करें। को आपके जहन में कौन सी जमातों का जिक्र कर रही हैं? मैं जो उनकी बात कर रही हूं जो अवाम में अपनी जड़ें नहीं रखती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कहती हैं। तो मेरा कहना यह है कि अब इलेक्शन सामने है। अच्छा, सारी बंदियां हो चुकी हैं। अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मुझे ब्रीफ करें क्योंकि मैंने फिर फौजिया साहबा से यही सवाल मैं एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, फंक्शनल, ANP अपनी तैयारी कर रही हैं। पंजाब में माशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुछ और जमातें अपनी तैयारी कर रही हैं। KPK में ANP और बलोचिस्तान वगैरह में JUI सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहां तक कि जो पार्लियामेंट से बाहर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे PTI है,
تو انہوں نے بھی الیکشن کو دیکھتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے منور جماعت اسلامی کے منور حسن صاحب سے ملاقات کی ہے, اور یہاں تک تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ سازش نہیں ہو رہی. میں ایک سیکنڈ واپس آتا ہوں, آپ کونسل پاکستان میں واپس آتا ہوں. آپ کا پوائنٹ مجھے سمجھ آ گیا شیلا صاحبہ کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں, اس لیے وہ سازش کا حصہ نہیں ہو سکتا. آپ کا میرا خیال ہے یہ پوائنٹ. لیکن فوزیہ صاحب اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں, ایک طرف ایک وزیر اعظم فارغ, دوسرے وزیر اعظم کی باری آ رہی ہے, لگ رہی ہے, ایک کولیشن کورس ہو رہا ہے, سیکٹری الیکشن کمیشن کا میں نے بھی ذکر کیا, یہ ایک آبویسلی پرووکیٹو موو ہے, ہو اور کچھ نہ ہو. تو پھر کیا پیپلز پارٹی خود ایک سوسائڈ مشن پر ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں, ایک ہی تھیوری چل رہی ہے نا, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ انہیں پتا ہے کہ جی وہ ایسے الیکشن میں جائیں گے تو ہار جائیں گے, اس طریقے سے جاتے ہیں, ٹکراتے ہیں, مرتے ہیں, مارتے ہیں, تو یہ 5 سال کا جو حکمرانی ہے وہ پیچھے ہو جائے گی اور آگے شہادت سامنے آ جائے گی. کیا یہ کچھ کہانی پک رہی ہے؟ جی تھینک یو فہد فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. دیکھیں فہد, جب ایک اتنی حکومت رہی ہے 4 سال, جس کی اتنی تکلیف دہ کارکردگی رہی ہے, اتنی بھاری بوجھ اور عذاب قوم پہ پڑا ہے, کرپشن کا, پور گورننس کا, تو اسپیکولیشنز ایک کمزور حکومت ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جو پہلے دن سے سازشیں ان کو نظر آ رہی ہیں, آج نہیں نظر آ رہی, پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے, پہلے دن سے ان کو سازشیں نظر آ رہی ہیں اپنے خلاف. تو جب اتنی ایک کمزور حکومت ہوتی ہے جو کہ ایک فیلئر ہے پوری قوم کے سامنے, تو اس قسم کے اسپیکولیشنز تو ہوتے ہیں بھئی کہ آج حکومت گئی, کل گئی, آج گئی. آئیڈیلی تو لوگ شاید چاہتے کہ پہلے ریلیف مل جاتا, مگر اب کیا رہ گیا ہے, 6-7 مہینے جو بھی رہ گئے ہیں, ایک دفعہ اچھی طرح فارغ ہوں یہ لوگ کر کے اس کو, تاکہ قوم کے سامنے ان کو پولیٹیکل شہادت نہ مل جائے. شہید ہونے کا ان کو بہت شوق ہے. اب دیکھیے بہت تجزیہ کار ہیں اور ماشاءاللہ عرفان صدیقی صاحب اتنا اچھا لکھتے ہیں, انہوں نے تو آج یہ لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہی چاہ رہی ہے, یہ تو چاہ رہے ہیں, یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ہٹا دیا جائے اور ایک ایسا سیٹ اپ آ جائے 2-3 سال کے لیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے, وہ ہمارے گناہوں کو بھول جائیں. اس کا پروف نہیں ہے نا بیگ صاحب کو, پروف مطلب کہ سوسائڈ مشن ہے, مطلب اگر آپ جوائن دا ڈاٹس کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہے, بٹ یہ اسپیکولیشن ہے, آپ بھی لفظ یوز کر رہی ہیں, اسپیکولیشن ہے یہ, اور پیپلز پارٹی آبجیکٹ کرے گی, کہے گی جی کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومرز بہت ہیں ملک کے اندر, جیسے فوزیہ نے صحیح کہا کہ کیونکہ کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوئی, کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ایک انسرٹنٹی کی ایٹماسفیئر ہے ملک کے اندر. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں جب جہاں 4.5 سال اس قوم نے برداشت کیا ہے, 6 مہینے رہ گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیدا کر رہا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹنٹی کا ماحول ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. شیلا صاحبہ بھی وہی بات کر رہی ہیں, یہ کہیں سے تو پیدا ہوا ہے, کوئی کر رہا ہے اس کو. لیکن مے بی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ فہد, ملٹری میں نہیں سمجھتا کہ از انٹرسٹڈ کہ خدا نہ خواستہ آ کے ان کو ٹاپل کریں یا کوئی ٹیک اوور ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں کہ خود کر رہے ہیں لوگ, کون, پیپلز پارٹی والے؟ یو نیور نو, ہو سکتا ہے سمپتھی گین کرنے کے لیے ایز این الیکشن اسٹنٹ, یو نیور نو دیٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایسا کوئی ملک کو, ڈیموکریسی کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی خطرہ ہے. ایک الیکشن پروسیس ہوگا, ایک گورنمنٹ نئی چینج ہوگی, چاہے یہ آئے یا ایک دوسری گورنمنٹ آئے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ اس میں ابھی اور بھی کافی پٹ فالز آ رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک لیتا ہوں. شیلا رضا صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ خود فائدہ کس کو ہوتا ہے اس طرح کی سازش سے, یا اس طرح کی جو افواہیں ہیں, ہو گینز فرام اٹ؟ یوزول سسپیکٹس کون ہیں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شیلا صاحبہ ڈائریکٹلی آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ سازش کون کرے گا, اور یہی بات ہو رہی کہ جی فوج کو بھی ضرورت نہیں ہے, عدلیہ کے ساتھ جو کچھ حکومت کا چل رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے, اور اپوزیشن جو ہے اگر وہ کرنا چاہیں بھی آپ کو, اگر آپ کی حکومت تو ختم, تو وہ نہیں کر پا رہے, اور کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے, نہیں ہو پایا. پیچھے صرف آپ خود بچتے ہیں.
یعنی بینیفٹ اگر یہ جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں, یہ جو ایک انسرٹن صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ٹکر لینے والی ہے, اس کو شہادت ملنے والی ہے, فائدہ صرف اور صرف آپ کو ہی ہوتا ہے. اسی لیے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ خود یہ ساری سازش کی جو افواہیں اڑا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو فائدہ ہو. اس کا ذرا جواب دیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, 2-4 باتیں بھی ہوئیں اور اس میں یہ کہا گیا جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی جو ہے نا, دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس نے خود ہی کہا ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا. ابھی جو نگران سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس پہ تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ہماری جتنے بھی اپوزیشن کریں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گی, اور انور بیگ صاحب کی بات سے پتہ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اس لیے کیئر ٹیکر چاہتے ہیں کہ عوام بھول جائیں. پہلی بات تو یہ کہ کیئر ٹیکر انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور 18ویں ترمیم میں ہم یہ بالکل واضح کر چکے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا. عوام بھول جائیں تو کون سی عوام ہے بھائی؟ ضیاء الحق نے 11 سال تک ساری پابندی رکھی, عوام ہمیں بھول گئے تھے. پرویز مشرف نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آؤٹ کیا, کیا عوام پولیٹیکل پارٹیز کو بھول گئے؟ عوام پولیٹیکل پارٹی کو ہی دیں گے جو ان میں جڑے رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خود کر رہے ہوتے تو اس کا جواب لوگ بعد میں کہیں گے کہ بھئی تاریخ لیکن اس میں ایک وجہ ہے نا شیلا صاحب, ایک منٹ ابھی لوگ بات کہہ رہی ہوں, وہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مل جائے گا, وہ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب بھی نکالی گئی ہے تو وہ الیکشن میں جیتی ہے. جب بھی نکالی گئی ہے, کسی فوجی عامل نے نکالا ہو, صدر نے نکالا ہو, لیکن اس بار تو آپ اپنا پورا ٹرم خود جو ہے وہ سرو آؤٹ کر رہے ہیں, اور اسی لیے یہ بات کی جا رہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں نکالے جائیں, کیونکہ اگر وہ نہیں نکالے گئے تو پھر وہ ہار جائیں گے. دیکھیے میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنی اینک سے تجزیہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, اور اس کو عوام کی اینک سے دیکھا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی تو ایک منٹ نا, تاریخ شاہد ہے کہ حکومت کے دور میں بائی الیکشن وہی جیتتی ہے. تو پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے, اور گجرانوالا, شیخوپورہ, عثمان بھٹی کی سیٹ پہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جو ہماری کارکردگی ہے وہ عوام کس طرح دیکھ رہے ہیں. عثمان بھٹی کی سیٹ میں ہم کہیں فائٹ میں نہیں ہوتے تھے, لیکن دیکھیں اب وہ الیکشن میں کیا ہوگا اس ٹائم نہیں کہہ سکتے نا. اور ایک بات الیکشن کا رزلٹ تو انور بیگ صاحب یا فوجی تقریر صاحب کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ فارغ ہیں. آپ اپنی وہ کوالٹی کیوں کھوتے جا رہے ہیں کہ انٹرپٹ نہیں کرتے؟ میں صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ڈسکشن تھوڑی فوکسڈ رہے, کیونکہ میں ایک فوکس سے ڈسکشن کر رہی ہوں. ایک بیسک کوسچن لے کے چلا ہوں نا. NA-151 پہ پی ٹی آئی کے سکندر حیات بوسن مستند تاریخی لوٹا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور عمران خان نے آج کہا ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے جو بیوروکریسی کو قابو نہیں کر سکتی, اور آپ کیسے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے ایک بندے کو قابو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پالیسی کے بغیر الیکشن لڑ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس لوگ مسلم لیگ این کی سپورٹ بھی حاصل ہے. اچھا اب اس کا میں جواب لے لوں, کیونکہ یہ آپ نے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی بات کی ہے, اس کا جو میں جواب لے لوں نا, کیونکہ پھر بات آگے چلی جائے گی. فوج صاحب وہ بوسن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, اس ایشو کا ذرا آپ رسپونڈ کریں. بالکل ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم نے بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لیا ہے. وہ بوسن صاحب پہلی بات جو ہمارے ممبر ہیں وہ تو لے نہیں رہے, تو ان کے بھائی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں. ہم واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ مطلب what do we have to do with it? اس کے پریشر ہے کہ پی ٹی آئی کا but that's besides the point. اگر وہ خود کرنا چاہتے ہیں ہماری پارٹی پالیسی, اور ہم نے الیکشن میں نہیں بائی الیکشن میں حصہ لیا, انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوگا بڑے بھرپور طریقے سے ہر سیٹ پہ 1100 کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے. بھائی وہ کیوں ہے ابھی تک آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے؟ ان کو نکالیں نا پارلیمنٹ سے باہر. دیکھیے اویس لغاری آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں, آپ انہیں کیوں نہیں باہر بلاتے؟ اس کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے فہد. یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی بائی الیکشن میں ہم نے کسی کو یہ نہیں زبردستی کی کہ وہ ہم کو جوائن کریں تو وہ اپنی سیٹ چھوڑیں. لوگوں نے خود چھوڑی ہے, جو چھوڑ کے آئے وہ خود آئے ہیں. ان کی جماعتوں کو جو لوگ چھوڑ کے آئے اپنی مرضی سے آئے ہیں. But where is this part of what we were discussing? ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں, حکومت کا فیلئر, حکومت کی کارکردگی, ان کی پور گورننس, اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کسی اور سبجیکٹ کے اوپر پہنچ گئی خاتون.
आप जरा फोकस रखिए ना। आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप लोग बहुत समझते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दें, क्योंकि बात ये हो रही है कि ये जो साजिश पक रही है इसमें क्या हो रहा है, उसमें अवैस ज़रदारी साहब कहां से बीच में आ गए? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हम समझ ही नहीं रहे कि जो साजिश कहीं पक रही है उसमें कोई दम है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर कहीं साजिश पक रही है तो उन लोगों के दिमाग में पक रही होगी जिनके पास अलेक्टेबल कैंडिडेट नहीं है। अलेक्टेबल कैंडिडेट उसे कहते हैं जो अपनी पार्टी की मिनिमम सपोर्ट से जीत जाता है, और जिसकी अभी से अपनी पार्टी पे गिरफ्त इतनी कम हो कि उसकी पॉलिसी पर उसके यहां से दुनिया भर के पार्टी छोड़ के आए हुए लोग अमल ना करें। हम उनसे क्या बात करें? हम इनसे कब कह रही हैं हमसे बात करें? हम शहीद नहीं हो रहे, हम शहीद नहीं हो रहे, हम शहीद नहीं हो रहे। हमारी पार्टी स्ट्रांग है, रिजल्ट दे रही है। जहां हमारी हुकूमत नहीं है वहां से हम जीत रहे हैं। शैला साहब, मेरे ख्याल है थोड़ा सा हम जो है वो मेन डिस्कशन दूसरी साइड पे चले गए। बेग साहब, ये जो हुकूमती कारकर्दगी ये वो चले, इसमें तो मुझे पता है कि आपने क्या कहना है, इन्होंने क्या कहना है, वो फिक्स पोजीशंस हैं। लेकिन इशू ये है, तो अब तो बात कहां है? इशू ये है कि अब वो इस टाइम एक क्राइसिस हमारे सर पे है। हमें ये नहीं पता कि साजिश कौन कर रहा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एक दूसरा वजीर आजम फारिग होने वाला है। ये हमें पता है, ये कॉन्क्रीट चीज है। और अगर ये होता है तो कोई चीज ट्रिगर हो सकती है, ये तो क्लियर चीज है ना सर? नहीं, देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं फाहद, आपको हर हालत में जुडिशरी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये आप जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन लेना, हमला करके एक शैला बीबी, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपनी टर्न पे बोले तो मुनासिब रहे। आर्गुमेंट खत्म कर ले वो। मकसद कहने का ये है कि जब भी एक गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट जाके टकराव लेती है जुडिशरी से, उस मुल्क के फाउंडेशंस हिल जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है फाहद कि अगर जुडिशरी से आप टक्कर लेते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप किस नज़र से आपको देखती है। यहाँ पे आप जाके पता करें, बातें करें डिप्लोमेटिक कोर्स से, जो वो हैरान होते हैं जिस तरीके की मड स्लिंगिंग, जिस तरीके की जुडिशरी के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स आके टेलीविजन के ऊपर बुरा भला कहते हैं। मैं ये समझता हूं ये मुल्क के मुफाद में लेकिन नहीं ये है। इनकी स्टेटेड पॉलिसी है ना सर? देखिए, अब स्टेटेड पॉलिसी अगर है तो गलत पॉलिसी है, ये बर्बादी का है, डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी है। आपको हमेशा चाहे कुछ भी हो, फैसले अच्छे हों बुरे हों, आप यू कैन नॉट कन्फ्रंट द जुडिशरी लाइक दिस, वो भी सुपीरियर जुडिशरी। लेकिन ये जो मैं दिखा रहा था ब्रेक से पहले, जो चीफ इलेक्शन, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने ये बयान दिया था, बल्कि मैं शैला साहब से पूछता हूं, शैला साहब आप सुन रही थी, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो कि ही इज अ गुड ऑफिसर नो डाउट, और उन्होंने जो कुछ इस खत में लिखा था अदलिया के खिलाफ, हो सकता है उनके रीजंस हो, वो वाकई में समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो डोमेन है उसमें अदलिया घुस रही है, लेकिन उनको इस मौके पे आज के दिन रीइंस्टेट करना क्या मैसेज देता है अदलिया को? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको इस्तीफा उनका कबूल करना नहीं करना ये सदर का राइट है, उनकी डिस्क्रिप्शन है। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैं ये कहूं कि आपने अपने इंट्रो में कहा था और मैं बात नहीं कर सकी, देखिए चीफ जस्टिस साहब की ये जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो ये कहें कि इलेक्शन के दिन गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, कैंप इतनी दूर लगना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन है। तो ये सारी बातें हैं। और जहां तक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कोर की बात है, तो जनाब इस फैसले पर कि जो वजीर आजम गए हैं, आप इंडिया से के साथ आप चलते हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल है, उसके सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को बहुत गलत कहा है कि किस तरह इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक इलेक्टेड लोगों के सेलेक्टेड लोगों ने घर भेज दिया। ये गलत है, अफवाह रहे। और खुर्रम दस्तगीर ने खुद कहा है कि ये ओवरडू हुआ है। ये आपका बयान जो है ना, ये और बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? नहीं, एक बात और, ये अभी भी जितनी ये बात कर रही है ना, इसमें आप देख रहे हैं कितना एग्रेशन और कितना एंटागोनिज्म है टुवर्ड्स द सुपीरियर कोर्ट। आवाम तो एक सेकंड, मैं जरा फौजी साहब की बात सुन लूं, मैं फिर आता हूं। आप होने नहीं देते और दो आदमियों को मेरे खिलाफ आप देते हैं टाइम।
नहीं, दो आदमी बन रही, जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कहती है और उनकी पार्टी को जिताती है। बताइए, ये सिंध की असेंबली नहीं है इन सेशन, ये टॉक शो है, इसमें सबको बोलने का हक है। कि अभी आप किसी असेंबली में पहुंचने के काबिल नहीं है। अच्छा, तो आप तो काबिल हैं, तो आप चुप तो रहिए, ये असेंबली नहीं है। मैं टॉक शो में तो काबिल हूँ, बैठी हूँ, ये आपकी असेंबली नहीं है। फहद, आप इनका स्पीकर माइक ऑफ कीजिए अगर। एक सेकंड, मैं जरा इनका पॉइंट सुन लूं। देखें, आप या तो मुझे पूरा टाइम दे, आप दो आदमियों को आपको आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, बैलेंस हो रहा है, मैं आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। और वैसे भी कर रही, मैं दलील दे रही हूँ। वैसे बाय द वे ये भी अजीब बात है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और एक तरफ पीटीआई और नून लीग साथ मिले हुए, इस टाइप का नहीं है अलाइनमेंट। देखिए, ये एक दूसरे को दे डोंट देखिए, वरना मुझे उन लोगों के साथ ना बिठाएं जिनका कोई स्टेक नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये मैं डिसएग्री करूंगा आपसे माजरत के साथ। पीटीआई का स्टेक है इस सिस्टम में, मैंने तो नहीं कहा, पीएमएलएन का स्टेक है सिस्टम में। बोली, आप भी इंटरप्ट करते हो। कहाँ ये लिखा हुआ है कि सिर्फ इनका राइट है, इनका स्टेक है? हर पाकिस्तान के शहरी का स्टेक है पाकिस्तान में, हर वोटर का स्टेक है इस मुल्क के अंदर। ये कोई कस्टोडियंस नहीं है हमारी सोसाइटी के या पाकिस्तान के, हर सियासी अमल में और हर शहरी जो पाकिस्तान में रह रहा है उसका स्टेक है। वो तो छोड़िए, इनको तो पता नहीं बेचारी को, मैं इनको क्या कहूं। मैं आपको फहद ये कहना चाहती हूं कि देखिए, आज कोई अगर पाकिस्तान की कौम देख रही है, अगर कोई इदारा काम कर रहा है जिसकी कि कौम रिस्पेक्ट कर रही है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जो काम इनके करने के थे एज एग्जीक्यूटिव, इनकी इतनी खराब गवर्नेंस और करप्शन रही है कि लोगों को रिलीफ ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। लोग हसरत से सिर्फ कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं। अगर आप देखें, 450 अरब की रिकवरी हुई है रेंटल पावर के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, इनकी हुकूमत की करप्शन की, वो सुप्रीम कोर्ट ने। मिसिंग पर्सन पे सुप्रीम कोर्ट सामने रिलीफ ला रहा है। टारगेट किलिंग्स जो आज भी 24 घंटे में कराची के अंदर जहां इनकी हुकूमत बैठी हुई है, 24 घंटे में 18 लाशें उठ गई हैं वहां से। हमारे भी 2 बच्चे सिर्फ कैंप में बैठे हुए थे, मारे गए। एक पॉइंट कुछ हद तक वैलिड है, वही जब ये कहते हैं कि जी इस जितने एनआरओ के केसेस हैं, जितने लोग हैं, उनमें अदालत को, माजरत के साथ मैं बात करूं कि अदालत को सिर्फ जनाब जरदारी साहब ही नजर आते हैं। ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट है, उसमें कुछ वजन है कि उनको और कोई नजर नहीं आता। बहुत से केसेस चल रहे हैं, मेहरान गेट चल रहा है, मेमो गेट चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के पास 10,000 केसेस पड़े हुए हैं। मगर ये एक बहुत इंपेरेटिव केस है, इंपॉर्टेंस का केस है, क्योंकि ये पाकिस्तान की इमेज का मामला है। एक ऐसा मुतनाज़े सदर पाकिस्तान का बैठा हुआ है, अगर वो इनोसेंट है, उनको तो खुद चाहिए था, वो कहते हैं ये तो मेरे लिए गॉड सेंट है, ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने ऊपर से ये दाग धो लूं हमेशा के लिए। तो क्यों रुकावट बने? उसमें कोर्ट्स की तस्लील की, उसमें, और आप तमाम देखिए इनके हुकूमत के, NICL का करप्शन देखिए, हज करप्शन स्कैम देखिए। अच्छा, ठीक है, इसी लेटर पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी आपने पॉइंट रेज किया। बेग साहब, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है, तो मेरा ख्याल है आप लोग तो फौरन खत लिख देंगे, पहले दिन ही खत लिख देंगे। Am I right? उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए जी, या पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, वो भी लिख देंगे। मेरा ख्याल है कि अगर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आएगी, तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम राइटिंग अ लेटर। देखें, एनआरओ का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन ये भी दिया था इनिशियली कि आप पार्लियामेंट से इसको रेटिफाई करा लें, तो क्यों नहीं उन्होंने पार्लियामेंट से पेश किया और उसको ऑर्डिनेंस को रेटिफाई कराया? वाई? तो 2-2.5 साल ये केस चलता रहा। गवर्नमेंट ने एम्पल अपॉर्चुनिटी दी, सुप्रीम कोर्ट ने, यहां तक के लोग बातें करने लग पड़े सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जी ये उस पे टाइम बहुत लगा रहे हैं, बड़ी डेटें दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी मिली थी टू डू व्हाट दे वांटेड टू डू ऑन एनआरओ, नहीं किया। तो फाइनली ये होना था, इफ यू डिसओबे। देखिए जी, अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर्स आपने डिसओबे कर दिए, फहद, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई मीन यूसुफ रजा गिलानी हैड टू गो। और अगर ये राजा परवेज अशरफ, अगर इनको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आएगा, उसको भी जाना पड़ेगा। मैंने तो ये नाम सुना है कि एक नाम गूंज रहा है, जमशेद दस्ती का। नहीं, बलोर साहब का घूम रहा है नाम, रेलवे मिनिस्टर का। अब के शायद हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, एक रूमर है कैपिटल के अंदर, कैसे रूमर्स फैल रही हैं। अच्छा, वक्त में खत्म हो रहा है, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि शैला साहबा, ये सारा कुछ जो है ये हल हो सकता है अगर इलेक्शन हो जाए। और ये पीपल्स पार्टी जो है ये बार बार कह रही है, मुझे पता है आप भी कहेंगी कि जी इलेक्शन
वक्त पे होंगे। अब एक चीज जरा मुझे क्लियर करने, मैं अभी बेग साहब से पूछूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया मुफाहमत से, जो कि बड़ी अच्छी बात है। केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से खबरें छप रही हैं, मुतदाद खबरें हैं। एक खबर ये कहती है कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग में बैकडोर टॉक्स हो रही हैं और बहुत हद तक पेशरफ्त भी हुई है, कुछ नाम भी सामने आए हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ऐन मुमकिन है कि कुछ दिनों में ये हमें पता लगे कि एग्रीमेंट हो गया। दूसरी खबर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी क्या खबर है, नून लीग के साथ कुछ इस पे हो रही है पेशरफ्त के केयर टेकर गवर्नमेंट पे कौन होना चाहिए, वजीर आजम कौन होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि नून लीग के साथ या किसी भी सियासी जमात के साथ बिल्कुल बातचीत हो रही होगी और होनी चाहिए, क्योंकि निगरान सेटअप के लिए 18वीं तरमीम के बाद आइन में बड़े वाज़े तौर पर यह मौजूद है कि जो जो पार्टियां असेंबली में, पार्लियामेंट में मौजूद हैं और जिस तनासुब से हैं उस तरह से निगरान सेटअप बनेगा, और असेंबली से बाहर चाहे वो चुन मुरादाबादी हो या डमडम हैदराबादी हो, वो नहीं होंगे उस सेटअप में। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि निगरान वजीर आजम का नाम भी तमाम पार्टीज मिलकर डिसाइड कर लेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को बुरा कह रहे हैं। जी, हम सुप्रीम कोर्ट को बुरा नहीं कह रहे, बड़ी अच्छी इमारत है, उसके फैसले हैं कुछ जिससे अवाम 30 साल से इख्तलाफ कर रही है, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला हो, चाहे उसमें छोटे फैसले आ जाएं, वो अवाम नहीं मान रहे, चाहे वो मसला हो, चाहे वो पीआईए की फ्लाइट पे लेट मसला हो, चाहे वो दीदार हुसैन शाह को मसला हो, चाहे वो अब ये इनको चुप करते बड़े आदाब सिखा रही थी लीगल हाउस। मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाद और भी मसाइल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, अजगर खान है, जफर अली शाह केस है, और बहुत से केस है। इनके कायद ने अजगर खान का केस लगाया है, पूछते क्यों नहीं कि भाई कब जल्दी जल्दी फैसला दो। बात यह है कि अच्छी तकरीरें जब तक बाहर बैठे हों सबको करनी आती हैं, जब आप मैनेजमेंट में आते हैं उससे पहले ही आपकी पार्टी की नाकामी यह है कि, और जब आप मैनेजमेंट में आते हैं तो फिर आपकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज नजर आती हैं, और आज कौन देख रही है कि इन्होंने क्या मैनेजमेंट किया है मुल्क के साथ। बात यह है कि मैं तो समझती नहीं कि मुझे अगर मालूम होता ये है, मैं तो बात ही नहीं करना चाहती। बात यह है कि जहां तक नाम घूम रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ तो ये मसला है कि सुरजीत सिंह रिहा हुआ, अपने तौर पे बे लगाया, सरबजीत किया और उस पर ढेर सारे प्रोग्राम कर लिए और उस पर मुजाहरा भी हो गया, बाद में पता चला कि पूरी कौम को बना दिया कुछ, तो बेवकूफ। तो हमारे यहाँ तो ये हाल है, इस तरह नाम घूमते रहेंगे, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम समझते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल टाइम खत्म हो रहा है, करके मसला आपकी बड़ी तफसीलन बात होगी। जी बेग साहब, देखिए, जहाँ तक केयर टेकर की आपने बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अभी तक कोई ऐसे राब्ते नहीं हुए एट एनी लेवल, डिस्कशन नहीं है, कोई डिस्कशन भी नहीं है, कोई ना इनफॉर्मल ना बैकडोर किसी लेवल पे। इस वक्त आसमा जहांगीर और हुसैन हारून साहब के नाम आ रहे हैं, देखिए कोई डिस्कशन नहीं हुई। आई एम टेलिंग यू, मैं अपनी लीडरशिप से मैंने बात की है और उन्होंने कुछ सेनेटर परवेज रशीद ने डिनाई भी किया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी जनरल हमारे जफर इकबाल झगड़ा साहब है, उनसे भी मैंने बात की है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्टेक्ट एज ऑफ नाउ। अच्छा, एज ऑफ नाउ कोई भी गवर्नमेंट के साथ केयर टेकर सेटअप पे कोई डिस्कशन या नेगोशिएशन नहीं। ठीक है, ओके, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मेहमानों का। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि ये अगले जो 1-1.5 महीना है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अगर कोई साजिश हो रही है, अगर, तो मेरा ख्याल है कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो कहां पकड़ी है और उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन अगर रमजान गुजर जाता है, खैर आफियत से ईद गुजर जाती है, तो वैसे ही इलेक्शन का टाइम आ रहा है और उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।